हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका। आज से हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे हिस्ट्री का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, जिसमें आपके एंसेंट इंडिया की हिस्ट्री आ जाती है, मिडेवल इंडिया की हिस्ट्री आ जाती है, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री आ जाती है, और आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है वो भी इसी का पार्ट है। वो है। एंड हिस्ट्री में आपके बाद में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी रीड करनी होगी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। और मेजर वेटेज आप देखोगे तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज अगर सिलेबस के वाइज अगर देखोगे कब तो जो मॉडर्न इंडिया और एंसेंट इंडिया इनका सिलेबस बड़ा है, लेकिन इनसे क्वेश्चन है वो उतने ज़्यादा नहीं आते। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसका सिलेबस छोटा सा है, लेकिन इससे क्या मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री पे भी हम इसके फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू देखेंगे कि ओवरव्यू के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो मेजर आपकी डेट्स है वो इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से आपके नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा था और कौन कौन से इसमें फेज आए थे। इस ओवरव्यू को हम प्रत्येक वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे। कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो डेट होगी वो भी हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा कि जब आप हिस्ट्री रीड कर रहे होंगे तो जब तक आपकी कंप्लीट होगी तब तक आप इसे कई बार रिवाइज कर चुके होंगे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत ही, और आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे है। तो आपको अगर कुछ भी अगर रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, आपने केवल ओवरव्यू भी दिमाग में एकदम क्लिक है, तो आप उसके किसी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि असहयोग आंदोलन है, इसके क्या कारण रहे थे, इसके क्या परिणाम रहे थे, जो 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था एक असहयोग आंदोलन। तो आप कारण इसमें लिख सकते हो कि इससे पहले की जो भी घटनाएं आपको देखने को मिलती है, जैसे कि रोलेट एक्ट वगैरह है, आपके होम रूल आंदोलन है, तो इनसे राजनीतिक चेतना इस प्रकार की आप है ना पूरी डिटेल से कवर कर सकते हैं। वहीं इसके परिणाम क्या रहे कि इससे एक ये गांधी जी के जो की रणनीति है उसी का पार्ट है। इससे राजनीतिक जागरूकता आती है, महिला सशक्तिकरण होता है, क्योंकि गांधी जी की वजह से महिलाएं इंक्लूड होती, पार्टिसिपेट करती है, और कालांतर में इंडिया को आज़ाद करने में भी इससे में इंडिया की आज़ादी में भी इस मोमेंट का, इस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा था। तो ये हम इसमें कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा, हम जानते हैं इंडिया की जो मॉडर्न इंडिया की अगर हम स्टार्टिंग देखते हैं तो 1885 में जब आपकी कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, उसके बाद से आपके नरम दल की स्टार्टिंग मानी जाती है। और फिर आप नरम दल आप देखते हो 1885 से 1905 तक का जो एरा है, जब आपके स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, वहाँ तक आप इसे नरम दल मानते हो। फिर नरम दल के जो फेज़ है वो स्टार्ट हो जाता है 1905 से 1919 के रॉलेट एक्ट है, वहाँ तक आपको गर्म दल देखने को मिलेगा। फिर आपके गांधी युग का स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारे स्वतंत्रता है, फ्रीडम मोमेंट तक ये आपको गांधी एरा है वो देखने को मिलता है। तो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हिस्ट्री में पार्ट आता है वो आपके नेशनल मोमेंट का आता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसका हम एक ओवरव्यू आज कवर कर रहे हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जब आपकी इंडिया में कांग्रेस की स्थापना होती है 1885, वहाँ से लेकर हम देखते हैं 1905 तक, 1885 से 1905 तक आपको क्या देखने को मिलता है, नरम दल देखने को मिलता है। नरम दल के जो भी राजनेता रहे थे उनकी क्या विचारधारा रही थी, तो जो नरम दल के राजनेता थे वो अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जो हिंदुस्तान की जनता है उसमें अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसकी राजनीतिक चेतना का इतना विकास नहीं हुआ कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में इंक्लूड हो सके। इसलिए जो इंडिया की जनता है उस पर तो क्या करना चाहिए, शैक्षिक विकास करना चाहिए, और अंग्रेज़ों के जो शासन है उसको देवीय वरदान मानते हुए उनकी न्यायप्रियता में विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है इसको स्टार्ट किया था, और उनका जो मेजर ध्यान केंद्रित रहा था पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उनका ज्ञापन, प्रार्थना पत्र, इस प्रकार से अपनी मांगी मनवाने पर ही ध्यान केंद्रित रहा था कि बुद्धिजीवी भारतीय वर्ग के लोग थे जो ज्ञापन देते या फिर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेज़ों के समक्ष अपनी विचार है वो रखते थे, उनसे अनुनय विनय की विनती करते थे। इनकी इस प्रकार की विचारधारा है, इसके अपोजिट ही आपको गर्म दल की विचारधारा देखने को मिलेगी। जो गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल, तो उन्होंने इनकी नरम दल वाले जो भी विचारक थे इनकी इस प्रकार की विचारधारा का विरोध किया, एंड उन्होंने वैश्विक राष्ट्रवादी की लहर का भी इसमें मेन रीज़न रहा था कि नरम दल उदय हुआ। वैश्विक पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर एक राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी।
एंड अकाल प्लेग जैसी भी घटनाएं इस टाइम पर इंडिया में देखने को मिलती है। कर्जन ने जिस प्रकार के बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो इस प्रकार की घटनाओं से आपके गर्म दल का उदय होता है। और उनकी जो विचारधारा थी, गर्म दल के जो भी विचारक थे, उनकी विचारधारा थी कि अंग्रेज हैं वो इंडिया में क्या है, साम्राज्यवादी शासन कर रहे हैं। उनकी औपनिवेशिक विचारधारा है, अंग्रेजों की उपनिवेश वो अपने स्थापित कर रहे हैं। और जो राजस्थान नहीं सॉरी इंडिया की जो जनता है, इंडिया की जनता है, उसे भी नेशनल मूवमेंट में शामिल करना चाहिए। जब आपके नर्मदल के विचारक देखे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो इंडिया की जनता है उसमें राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ है, इसलिए इंडिया की जनता की शैक्षिक डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं गर्म दल के जो भी राजनेता रहेंगे, उनकी विचारधारा रहेगी कि राष्ट्रीय आंदोलन में इंडिया की जनता है, इस जनता को इंक्लूड करो, क्योंकि उत्तरदायित्व देने से ही उत्तरदायित्व का विकास है वो होता है। साथ ही उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया था। तिलक जैसे नेता हैं, उन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में आप देखोगे कि जब उन्होंने होम रूल आंदोलन वो चला रहे हैं, तो भी उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का यूज़ किया है। और विभिन्न जो भी अदर महाराष्ट्र में उनके द्वारा मीटिंग वगैरह आयोजित की जाती थी, तो उसमें भी उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का यूज़ किया था। हड़ताल और जुलूस का है, ये इन गर्म दल के राजनेता हैं, इनके द्वारा यूज़ किया जाता है। विदेशी वस्तुएं हैं, उनका कंप्लीट रूप से बहिष्कार देखने को हमें इसमें देखने मिलता है। तो इनका अगर हम योगदान देखेंगे, नर्म दल के जो विचारक थे, उनका योगदान तो ये रहा था कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को स्टार्ट किया है, और साथ ही उन्होंने अंग्रेज़ों के दमन से भी बचाने में सफल रहे थे। उनका मेन योगदान आपको देखने को मिलेगा धन का निष्कासन का सिद्धांत। धन का निष्कासन का सिद्धांत है, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी, उनके द्वारा ये सिद्धांत है वो दिया गया था। तो ये एक नर्म दल है। इन राजनेताओं का क्या रहा था, मेन रोल रहा था कि उन्होंने अंग्रेज़ों से अपने जो मोमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन था, नेशनल मोमेंट था, उसको बचाने में सफल रहे और धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। वहीं आप गर्म दल का जब योगदान देखते हो, गर्म दल के जो भी विचारक थे, जिनका एरा हमने देखा 1905 से 1919 तक है, उन्होंने शिक्षा के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से आपके स्वदेशी उद्योग धंधे हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। उन्होंने जनता को इसमें आपके राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट यानी भागीदार लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आपके जन आंदोलन है, इसका विकास होता है, जन आंदोलन बन जाता है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। अंग्रेज़ों की वास्तविकता है उसको जनता के सामने उन्होंने प्रकट करने में सफल रहे थे। साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के उदाहरण है वो भी पेश किए थे। तो ये आप इनमें गर्म दल के जो विचारक थे, इनकी विचारधारा देखोगे। वहीं आप जब गांधी युग देखोगे, हम जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को आपके गांधी जी है वो इंडिया में आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से। और फिर उनका सबसे पहले उनका पार्टिसिपेट हमें देखने मिलता है चंपारण सत्याग्रह में। किसानों का एक मूवमेंट था 3 केटिया प्रथा के विरुद्ध। उस चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले गांधी जी ने भाग लिया था। और गांधी युग आपका स्टार्ट होता है 1919 से, कालांतर में 1947 तक, जब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं मिल जाती, तब तक आपको गांधी एरा है वो देखने को मिलता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट को जब हम रीड करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने घटना आती है, वो आती है 1905 की घटना। 1905 में आप 2 घटनाएं आपको मेजर रूप से याद रखनी है, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के साथ ही हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन है, इसकी घोषणा है वो कर्जन द्वारा की गई थी। जब कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रशासनिक असुविधा है, हमारी जो भी हम प्रशासन कर रहे हैं, इसमें हमें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम इस बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। जबकि उनका मेन मोटिव क्या था कि बंगाली हिंदू है, उनको अलग अलग करना, बंगाली हिंदुओं को उस बंगाल वाले एरिया में वीक दिखाना, साथ ही फूट डालो की राज करो की जो नीति है उसका पालन करना। इसी के अगेंस्ट है हमारे इंडिया में बाद में स्वदेशी मूवमेंट है, इसकी स्टार्टिंग होती है। स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 में स्टार्ट हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा के विरुद्ध हुआ था। हमारे इसमें इंडिया में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इस टाइम पर आपको देखने मिलेगा, जैसे कि स्वदेश बांधव समिति है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो पीसी रॉय द्वारा स्थापित की गई थी, इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट है, इन प्रकार की संस्थाओं की स्थापना होती है। तो ये जब हम डिटेल से देखेंगे स्वदेशी आंदोलन, तो उसमें हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि 1905 में 2 घटनाएं देखने मिलती है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? कर्जन द्वारा किया गया था, प्रशासनिक असुविधा बताकर। फिर कालांतर में यही चरण आगे बढ़ता है, 1907 आ जाता है। 1907 में एक मेजर घटना आपके सामने आती है, सूरत अधिवेशन।
सूरत अधिवेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पर कांग्रेस में दो भागों में डिवाइड हो गई थी। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, इन दो भागों में डिवाइड आपको देखने को मिलता है। इनके जो डिवाइड होने का मेन रीज़न था, एक तो ये अध्यक्ष को लेकर। नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी बोस है उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, वहीं गरम दल के जो भी विचारक थे उनका मानना था कि लाला लाजपत राय हैं, इन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। साथ ही इनका एक रीजन और भी था मतभेद का, कि जो स्वदेशी आंदोलन है, नरम दल के जो भी विचारक थे कि उनका मानना था कि स्वदेशी आंदोलन है केवल बंगाल तक ही हमें चलाना है, केवल विदेशी वस्तु है उनका ही बहिष्कार करना है। जबकि गरम दल वाले जो भी विचारक थे उनका मानना था कि ये अच्छा मौका है अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें शक्ति प्रदर्शन करने का, तो हमें न केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, अंग्रेज़ों के हर पक्ष का बहिष्कार करना है। साथ ही हमें इसे स्वदेशी आंदोलन है इसे पूरे देश में फैलाना है, तो इसको लार्ज एरिया तक हमें इसे विस्तृत करना है, बंगाल तक ही सीमित नहीं रखना है। तो इस वजह से इन मतभेदों की वजह से कांग्रेस में विभाजन होता जाता है सूरत अधिवेशन के दौरान, 1907 के सूरत अधिवेशन। फर्स्ट हमने देखा 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, कालांतर में 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। फिर आपके आगे चलता है नेशनल मूवमेंट का चरण, और जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों को बाद में सुधार करने पड़ते हैं और उनका भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन ने भारत परिषद अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं कुछ जगह, तो भारत परिषद अधिनियम है वो आता है। और इसके एक ही मेन है कि इस टाइम पर प्रत्यक्ष निर्वाचन है अंग्रेजों द्वारा, मुस्लिम है जो कम्युनिटी है इन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से रिलेटेड क्वेश्चन जो मेन पूछा जाता है वो इसी अधिनियम के रिगार्डिंग, इसी एक्ट के रिगार्डिंग है, वो रिपीटेड पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन है इसकी घोषणा कौन से एक्ट में की गई थी, 1909 में, 1919 में। तो इसकी घोषणा है प्रत्यक्ष निर्वाचन की स्टार्टिंग है वो 1909 में की गई थी। इसी 1909 के अधिनियम में इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट। इसी को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। वहीं जब आप 1919 का एक्ट देखोगे तो उसे कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय के नाम पर इन्हें इस प्रकार नाम दिया गया है। 1909 वाले को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो, 1919 वाले को क्या कहा जाता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। फिर आपको मेजर एक घटना देखने मिलती है, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 में। 1905 में हमने देखा स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। फिर आपके आता है सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। 1909 का भारत शासन अधिनियम, प्रत्यक्ष निर्वाचन की घोषणा, 1911 का दिल्ली दरबार का आयोजन है ये किया गया था। और इसमें जो भाग लेने वाले जो राजा थे उस टाइम पर अंग्रेज़ों के, तो जॉर्ज पंचम इस टाइम पर आए थे और उनकी रानी आई थी मेरी। जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ का नाम था मेरी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली दरबार की दो ही घटनाएं आपको देखने मिलेंगी। दिल्ली दरबार है 1911 का, इसमें आपको दो ही घटना देखने मिलेगी। फर्स्ट आपको देखने मिलेगा कि बंगाल विभाजन है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बंगाल विभाजन के कारण एक काफ़ी बड़ा आंदोलन हमें देखने मिला था, स्वदेशी आंदोलन। तो अंग्रेज़ों को ये तो रियलाइज़ हुआ कि भारतीय है वो विरोध करना जानते हैं और ये काफ़ी बड़ा विरोध नहीं हो, इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए राजधानी को भी ट्रांसफ़र किया, और राजधानी को कलकत्ता से खास ट्रांसफ़र कर दिया, दिल्ली कर दिया। पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी, और उसे कंट्रोल करने में इन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने राजधानी चेंज करने का निर्णय है वो लिया। फिर आपकी घटना आती है दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे की 1912 की। इसी जो दिल्ली दरबार है इसके दौरान राजधानी चेंज की गई थी, तो राजधानी कलकत्ता से जब दिल्ली ला रहे थे, तो इस दौरान हमारे जो रासबिहारी बोस हैं उनके नेतृत्व में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना हुई थी, और उसमें आपके 4 भारतीय हैं उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसमें नाम आपका आता है अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। 2 ए से हैं और 2 बी से हैं। इसके रिगार्डिंग 2018 की RS एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किन्हीं 3 का नाम दिया गया था और एक डिफरेंट नाम दिया गया था, और जो डिफरेंट नाम था वो फाइंड आपको करना था। तो फाइंड आउट में आप ये याद रखना है कि कौन कौन से जो व्यक्ति थे, और साथ ही इसमें जोरावर सिंह, राजस्थान के जोरावर सिंह बाराहेट है, उन्होंने भाग लिया था इस दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में, उनका भी योगदान देखने मिलता है। तो ये भी जोरावर सिंह बाराहेट के संदर्भ में भी आपसे पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में।
तो ये दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रासबिहारी बोस है, उनके नेतृत्व में इस पूरी विचार जो प्लानिंग है वो की गई थी। रासबिहारी बोस के जो निर्देशन में लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे, उन पर बम फेंकने की घटना, जिसमें हमारे राजस्थान से थे जोरावर सिंह बारठ, आपके अदर जो व्यक्ति जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी, अवध बिहारी, अमीर सिंह, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। फिर हमारे सामने मेजर घटना हमारे आती है 1914 की कामागाटा मारू घटना। कामागाटा मारू घटना एक जहाज़ के रिगार्डिंग है, जापानी जहाज़ था जिसे हमारे इंडिया का एक व्यक्ति था गुरदेव सिंह। ये 376 यात्री लेकर कहाँ पर गए थे? कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर गए थे। कनाडा गए थे, कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह में इनको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, तो वहाँ पर रहने वाले भारतीय उनके द्वारा तटीय समिति का गठन किया जाता है। वो यही जहाज़ कामागाटा मारू जहाज़ जो जापानी जहाज़ था, ये वहाँ पर कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह में अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलने की वजह से वापस इंडिया आया। वापस इंडिया आने के दौरान इस टाइम पर ये 1914 की है, और 1914 से 1918 के दौरान आप देखोगे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गया था। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट होने की वजह से बजबज बंदरगाह पर किसी वजह से भगदड़ बच जाती है, जिसमें हमारे इंडिया के लगभग 18 लोग शहीद हो गए थे। तो इस वजह से भी हम कहते हैं कि इस घटना का भी हमारे नेशनल मूवमेंट पर योगदान रहा कि हमारे जो राजनीतिक चेतना है इसका डेवलपमेंट हमारे होता है इंडिया में। फिर हमें देखने मिलता है 1916 में 2 मेजर घटनाएं देखने मिलेगी आपको। एक देखने मिलेगा होम रूल आंदोलन, और दूसरा आपको देखने मिलेगा लखनऊ समझौता। होम रूल आंदोलन है, उसमें तो 2 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, एक है तिलक का नाम और दूसरा आपको देखने मिलेगा एनी बेसेंट का नाम। तिलक जिन्होंने जो धार्मिक प्रतीक है उनका मेजर रूप से प्रयोग किया था। वहीं एनी बेसेंट की वजह से क्या हुआ था कि जो महिलाएं हैं, एनी बेसेंट खुद महिला थी, और उनकी वजह से महिलाएं हैं वो इस होम रूल आंदोलन में काफ़ी लार्ज संख्या में पार्टिसिपेट किया। तो महिला सशक्तिकरण भी आपको इसमें देखने मिलेगा। तो ये था 1916 का होम रूल आंदोलन, आयरलैंड से प्रेरित था। भारतीयों में स्वशासन प्राप्त करने के लिए स्टार्ट किया गया था, और इसमें तिलक और एनी बेसेंट है, इनका मेजर योगदान रहा था। फिर इसी टाइम पर आपको 1916 की एक और घटना देखने मिलेगी, लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता में क्या होता है कि जो आपकी कांग्रेस थी उसके नरम और गरम दल, जो 1907 में नरम और गरम दल 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। इस नरम और गरम दल में दोनों में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। साथ ही आपके जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस है, इन दोनों में भी क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनमें भी क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। नरम दल के इस लखनऊ एग्रीमेंट में समझौते करने का मेन रीज़न था कि वो अंग्रेजी जो सुधार हुए थे 1909 में, उससे असंतुष्ट थे। तो क्योंकि हमने 1909 में देखा था कि उन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया था, तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट की थी अंग्रेज़ों ने। तो इससे आपके नरमपंथी विचारक हैं वो असंतुष्ट थे। साथ ही इस टाइम पर आपके गोखले जी हैं, मेहता जी हैं, उनकी डेथ हो जाती है और नई ऊर्जा की इन्हें आवश्यकता होती है। तो इस विचारधारा की वजह से ये इसमें समझौते एग्रीमेंट के लिए साइन कर देते हैं। वही गर्मपंथी क्यों साइन करते हैं? क्योंकि गर्मपंथी भी नेशनल मूवमेंट में वापस इंक्लूड होना चाहते थे। जैसे वो सूरत अधिवेशन के बाद में अलग हुए थे, तो उन्हें नेशनल मूवमेंट में उन्होंने सक्रिय रूप से योगदान नहीं दिया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी लेने के लिए गर्मपंथी हैं, वो भी बाद में कालांतर में अपनी विचारधारा उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, और लखनऊ समझौते के दौरान आपके नरम दल से समझौता कर लेते हैं। साथ ही आपको देखने मिलेगा इसी टाइम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता आपको देखने मिलेगा। मुस्लिम लीग के समझौते करने का मेन रीज़न था कि खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था, जो 1919 में आप देखोगे तो वो खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। अलीगढ़ कॉलेज नहीं बनाई, उदारवादियों का मेजर रूप से इसमें मुस्लिम लीग पर प्रभाव आपको देखने मिलेगा। साथ ही जो 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी वो भी रद्द कर दी थी। तो इनके भी कुछ अपने मोटिव थे जिसकी वजह से वो कांग्रेस से मिलते हैं। वही कांग्रेस का मेन मोटिव ये था कि वो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करने के लिए आपकी मुस्लिम लीग है इससे समझौता किया। तो ये इस दौरान आपको मेजर घटनाएं देखने मिलेंगी। फर्स्ट हमने देखी थी 1905 में 2 घटनाएं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1907 में सूरत अधिवेशन। 1909 में भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, या इसी को कहा जाता है माले मिंटो एक्ट। 1911 में आपने देखा दिल्ली दरबार। 1912 में देखने मिलता है दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। 1914 में देखने मिलता है कामागाटा मारू घटना।
1916 में 2 चीज़ें देखने मिलती है, होम रूल आंदोलन एंड लखनऊ समझौता। फिर आता है 1917। 1917 में आपको देखने मिलेगा, एक तो 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा की गई थी। साथ ही आपको एक मोमेंट भी देखने मिलेगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके गांधी जी है वो पहली बार किसी भी आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें गांधी जी को बुलाने के लिए जो हमारे राजकुमार शुक्ल है वो गए हुए थे। और चंपारण सत्याग्रह आप डिटेल से जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 कटिया प्रथा उस टाइम पर चलती थी। 3 कटिया प्रथा है वो नील की खेती पर अप्लाई होती थी। और इसमें जब गांधी जी ने इसमें चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया और उनके जो समर्थक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, तो उनकी वजह से ये जो सत्याग्रह है ये मूवमेंट है काफ़ी सफल रहा था। और जो किसान थे, नील के किसान थे, उनको 25% जुर्माना है वो वापस है वो मिल गया था अंग्रेज़ों से। तो 25% जुर्माना दिलाने में गांधी जी है वो इस मूवमेंट में सफल रहे थे। इसी के कारण जो गांधी जी हैं उनकी जो विचारधारा है वो उनका बाद में प्रभाव बढ़ता है, उनकी पब्लिसिटी होती है, आप सीधे शब्दों में बोल सकते हैं। तो कालांतर में जब अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन होगा तब भी गांधी जी को याद किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। जब आप 1918 में आपको देखने मिलेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में निश्चित रूप से जो मजदूर थे, मिल मजदूर थे, प्लेग भत्ता बंद होने की वजह से उन्होंने आंदोलन किया। इसमें गांधी जी जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और 35% जो प्लेग भत्ता है वो दिलवा देते हैं। चंपारण सत्याग्रह में किसानों को कितना दिलवाया था? 25%। अहमदाबाद मेल मजदूर वाले में दिला देते हैं 35%। अहमदाबाद वाले जो मेल मजदूर थे उसमें जो मेजर आप नाम पढ़ोगे, अम्बालाल, साराभाई, अनसुया बहन है, इनका नाम देखोगे तो इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा 35% प्लेग भत्ता दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। फिर आपको देखने को मिलेगा खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा है अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद में आता है। गुजरात में ये था खेड़ा। फसल खराब हो गई थी, अंग्रेज क्या कर रहे थे? राजस्व की वसूली कर रहे थे। इसमें गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, इस प्रकार के कुछ मेजर राजनेता है वो जाते हैं और बाद में अंग्रेज है ये भारतीय हैं, इनकी मांगे मान लेते हैं और ये भी आंदोलन है ये भी सफल रहता है। तो 3 जो सीरीज वाइज आपसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा किसान आंदोलन, इनकी सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि ये किस क्रम से है। तो पहले चंपारण आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, सी ए, फिर आएगा अहमदाबाद और फिर आपको लास्ट में देखने को मिलेगा खेड़ा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सी ए खड़ा या फिर सी ए खेड़ा, यानी चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा किसान आंदोलन है। तीनों सीरीज वाइज हैं। चंपारण होता है 1917 में और अहमदाबाद और खेड़ा होते हैं 1918 में। फिर आपको एक मेजर घटना देखने मिलेगी रोलेट एक्ट की 1919 की। 1919 में काफ़ी घटनाएं होनी जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड है और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी इसी टाइम पर आता है। आपके 1919-20 में खिलाफत आंदोलन है, इसकी स्टार्टिंग होती है। तो 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था जिसका दूसरा हमें नाम देखने मिलता है एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इस रोलेट एक्ट है, इसके दौरान इसको कहा जाता है कि इसमें अपील करने की आपको परमिशन नहीं दी जाती थी, कोई भी आप वकील नहीं कर सकते। तो मोतीलाल नेहरू ने तो इस रोलेट एक्ट, जिसे ब्लैक कानून भी की कुछ जगह संज्ञा दी गई है, तो इस रोलेट एक्ट के संबंध में कहा था कि ये ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून है। ये रोलेट एक्ट है, इसे मोतीलाल नेहरू द्वारा ना अपील, ना वकील, ना दलील की संज्ञा दी गई थी। और इसी में गांधी जी है वो फर्स्ट टाइम पर गिरफ्तार भी होते हैं। गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल की गई थी, तो गांधी जी है वो गिरफ्तार हुए थे इसी रोलेट एक्ट के विरोध में ही। और इसी में आपके जो रोलेट एक्ट है इसके दौरान ही डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू हैं वो गिरफ्तार होते हैं। तो उनके गिरफ्तारी के विरुद्ध ही जो आपके वैशाखी के मेले के दिन है मीटिंग बुलाते हैं, तो उस दौरान पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। और वैसाखी के मेले के दिन आपको एक मेजर घटना देखने को मिलती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू है वो रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, पंजाब में मार्शल लॉ लागू था तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कालांतर में वैसाखी का मेला था 13 अप्रैल 1919 को, सभी लोग हैं वो पंजाब में इकट्ठे हुए थे। आर डायर द्वारा जो फायरिंग है वो कर दी गई थी जिसमें आपके 379 या फिर हम कहते हैं कि इसमें 1000 से ज़्यादा हमारे जो भारतीय थे वो शहीद हो गए थे।
तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये काफ़ी बड़ी घटना है। इसमें आप काफ़ी नाम देखोगे, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी देखोगे जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि है वो त्याग दी थी। हंटर कमेटी का इस टाइम पर गठन किया गया था जिसमें हमारे जो मेजर भारतीय भाग लिए थे हंटर कमेटी में वो थे चिमनलाल सितरवार, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। वहीं जो हंटर कमेटी तो बनाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, जो भारतीयों द्वारा बनाई गई थी वो थी मदन मोहन मालवीय कमेटी। मदन मोहन मालवीय कमेटी जिसमें आपके गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास है, उन्होंने पार्टिसिपेट है वो किया था। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें आर डायर। अब इसमें आपको दो डायर देखने मिलेंगे। एक देखने मिलेगा आर डायर। आर डायर तो क्या करते हैं, आर डायर है, उनके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान फायरिंग की जाती है। वहीं इसी के विरुद्ध में जब हमारे सरदार उधम सिंह थे 13 मार्च 1940 में, उनके द्वारा क्या किया जाता है, माइकल ओ डायर है, माइकल ओ डायर है, इसकी हत्या कर दी जाती है। वो जाते तो कुछ जगह ऐसे बताया जाता है कि वो आर डायर को मारने गए थे, लेकिन बाद में बाय मिस्टेक या फिर आर डायर नहीं होते तो वो माइकल ओ डायर को ख़त्म करके आ जाते हैं। तो ये कुछ क्लियर हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि सरदार उधम सिंह है, उनके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही ये घटना है। माइकल ओ डायर है, इनकी हत्या की गई थी 13 मार्च 1940 में। फिर आपको मेन देखने मिलेगा एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, या फिर इसी को कहा जाता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। फिर आपको एक मेजर घटना देखने मिलेगी 1919-20 की खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत जो साम्राज्य है उसे समाप्त कर दिया गया था सीवर्स की संधि द्वारा। और जो हमारे इंडिया में इस खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली हैं, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन है वो स्टार्ट होता है। गांधी जी और तिलक है वो भी इसमें समर्थन करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन को। कालांतर में आप देखोगे कि खिलाफत आंदोलन है ये हमारे असहयोग आंदोलन है इसका हिस्सा बन जाएगा। असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 31 अगस्त तक तो आते आते ये खिलाफत आंदोलन है ये भी इसी का पार्टिसिपेट है वो बन जाएगा। इन खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, उनके द्वारा 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस भी बनाया गया था, 17 अक्टूबर को। तो हम इसे डिटेल से कवर करेंगे। तो ये हमने देखा है कुछ मेजर घटनाएं, वापस रिकॉल करें तो 1905 में हमने देखे 2 घटनाएं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1907 में देखा सूरत अधिवेशन। 1909 में आप देखोगे भारत शासन अधिनियम। 1911 में दिल्ली दरबार। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। 1914 में कामागाटा मारू घटना। 1916 में होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौता। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा और चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। और इसी टाइम पर खिलाफत आंदोलन इसकी स्टार्टिंग भी हो जाती है। कालांतर में 31 अगस्त 1920 को तो ये इसी असहयोग आंदोलन है इसका हिस्सा बन जाता है। 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन है इसकी स्टार्टिंग आपको देखने मिलेगी, क्योंकि हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको एक काफ़ी लंबा टाइम बीत गया था। और चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, गांधी और खेड़ा में गांधी जी को काफ़ी सफलता मिली थी, तो गांधी जी का प्रभाव भी इस टाइम पर काफ़ी बढ़ गया था। तो ये मोमेंट है ये स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 को। और इस दौरान क्या किया गया था, जितने भी जो अंग्रेज़ थे उनकी जो भी विदेशी वस्त्र है उनका बहिष्कार किया गया था। और जो मेजर बहिष्कार में इसमें फेमस रहा था वो ताड़ी का जो बहिष्कार है वो काफ़ी फेमस रहा था। इस टाइम पर गांधी जी और जमनालाल बजाज हैं उनके द्वारा अपनी उपाधि है वो भी त्याग दी गई थी। तो ये हम इसमें डिटेल से कवर करेंगे। और ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। हमारा जो इसमें गांधी जी का मेन मोटिव था कि हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, किंतु कालांतर में हम देखेंगे कि चोरा चोरी घटना हो जाती है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है चोरा चोरी कांड जिसे कहा जाता है। इस घटना के होने के बाद में गांधी जी हैं उनके द्वारा इस आंदोलन है इसको वापस ले लिया जाता है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये आंदोलन है ये हिंसक हो गया और हिंसक होने की वजह से अंग्रेज इसका दमन है वो कर सकते हैं। और जो हमारा जो मोटिव था कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे वो भी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था और 22 हो गई है 5 फरवरी 1922। तो गांधी जी की जो आपके गांधी जी का जो मेन था आपके
संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति है, ये उसी का पाठ माना जाता है कि इसलिए गांधी जी है उनके द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। फिर आप एक मेजर घटना देखने को मिलेगी आपको, गया अधिवेशन। हमारे नेशनल मूवमेंट है, इसमें हमें एक घटना देखनी मिलती है, गया अधिवेशन। गया अधिवेशन में भी जो कांग्रेस थी वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट बनता है परिवर्तनवादी, दूसरे बनते हैं अपरिवर्तनवादी। जब आप परिवर्तनवादी है, इनकी विचारधारा देखोगे, इस टाइम पर 1923 के अराउंडिंग चुनाव होने थे, तो चुनाव में भाग लेने और या नहीं लेने की वजह से कांग्रेस में दो भाग डिवाइड हो जाते हैं। परिवर्तनवादी मानते थे कि हमें जो चुनाव हो रहे हैं, विधान परिषद है, उनके चुनाव में भाग लेना चाहिए और विधान परिषद में जाकर अंग्रेज सरकार है उनकी नीतियों का विरोध करना चाहिए, जो गलत नीति है उनका विरोध करना चाहिए और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो रणनीति है उसमें चेंज करना चाहिए। वही जो आपके अपरिवर्तनवादी हैं, उनका मानना था कि हमें चुनाव है इनका बहिष्कार करना चाहिए, हमें सरकार के चुनाव है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और सरकार समर्थक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार विधान परिषद में चल गए, हमारे अंदर क्या आ जाएगी, मंत्री बनने की प्रतिस्पर्धा है, एक आपको कंपटीशन इसमें देखने को मिल जाएगा, मंत्री बनने के लिए होड़ आप देख सकते हो। तो हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है वो कमज़ोर पड़ सकता है। इसकी वजह हमें इसमें चुनाव में भाग लेने की वजह हमें अपने रचनात्मक कार्यक्रम है इनमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये इस वजह से आपको गया अधिवेशन में आपको दो भागों में कांग्रेस का विभाजन देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा परिवर्तनवादी जो चुनाव में भाग लेने के पक्ष में थे, दूसरा देखने को मिलेगा अपरिवर्तनवादी जो चुनाव में भाग लेने का विरोध कर रहे थे। इसमें आप परिवर्तनवादी में तीन नाम मेजर रूप से देखते हो, CR दास का, मोतीलाल नेहरू का और विठल भाई पटेल का। इन्हीं तीन नेताओं द्वारा कालांतर में स्वराज पार्टी है इसका गठन किया जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी है वो गठित होती है, जिसमें मेजर योगदान है CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल का आता है। और इस पार्टी को मध्य प्रांत में काफ़ी बहुमत मिला था, बंगाल और बॉम्बे की साइड में भी इनको अधिक सीटें मिली थी, तो ये केंद्रीय विधानसभा में गए थे और इनके द्वारा जो भी आपकी लोकल डिमांड थी उनका भी काफ़ी सपोर्ट है वो किया था। तो ये आप इसमें कालांतर में हम इसमें जो स्वराज पार्टी है इसके क्या क्या योगदान रहा था और कालांतर में ये कैसे इसका पतन हो गया था, किस प्रकार से इसमें ये नेतृत्व विहीन हो गई थी, अलग अलग विचारधाराओं में बढ़ गई थी, तो ये हम कवर करेंगे स्वराज पार्टी के संबंध में जो 1923 में गठित हुई थी। इसी टाइम पर आपको जो समकक्ष एक घटना देखने को मिलेगी, काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, काकोरी कांड। फिर आपको देखने मिलेगा साइमन कमीशन, 1927 में साइमन कमीशन आता है। इसी टाइम पर साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय हैं, इनकी डेथ भी हो जाती है। साइमन गो बैक के टाइम पर ही एक लाठी चार्ज होता है, तो उसमें हमारे जो लाला लाजपत राय हैं उनकी डेथ हो जाती है। 1928 में आपको एक मेजर घटना देखने मिलती है नेहरू रिपोर्ट के रूप में। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, जिसमें हमारे जो मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा एक 14 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके विरोध में कालांतर में जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग पत्र भी रखा गया था। मोतीलाल नेहरू है उनको जब उन्होंने रिपोर्ट रखी थी तो उन्हें पहले लॉर्ड बिरकिन हेड है अंग्रेज़ अधिकारी, उनके द्वारा चुनौती दी गई थी कि आप अपना संविधान है वो खुद बना सकते हैं। तो उसी विचारधारा के समर्थन में ही मोतीलाल नेहरू द्वारा अपने जो रिपोर्ट है वो पेश की गई थी। फिर आपको एक मेजर घटना देखने मिलेगी 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो पूर्ण स्वराज की मांग के साथ स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे अध्यक्ष देखने को मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू है। ये लाहौर अधिवेशन है, इसके दौरान अध्यक्ष थे। वही मोतीलाल नेहरू आपको इसमें 1928 में नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे और जो जवाहरलाल नेहरू है वो 29 में लाहौर अधिवेशन में देखने को मिलेंगे। लाहौर अधिवेशन है ये पूर्ण स्वराज की मांग के साथ स्टार्ट हुआ था और इसी दिन 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया गया था। फिर आपको एक मेजर घटना देखने मिलती है 1930 की सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। 1930 में कौन सा एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। इसी टाइम पर है ना गांधी जी है उनके द्वारा अपनी 11 मांगें भी रखी जाती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके विरोध में जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग, और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर ही गांधी जी है उनके द्वारा 11 मांगें हैं वो रखी जाती हैं। उनकी 11 मांग है, उनमें मेजर रूप से ये था कि जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनको हथियार है, वेपन है वो रखने की परमिशन दी जाए। जो अंग्रेज है, जो गुप्तचर विभाग उन्होंने स्टार्ट किया रखा है उसे बंद किया जाए।
जो हमारे राजनीतिक कैदी हैं उन्हें बंद रिहा किया जाए और नमक कानून और शराबबंदी है वो लागू की जाए। तो इस प्रकार की कुछ मेजर उनकी मांगे थी। 11 मांगे गांधी जी द्वारा रखी गई थी। 11 मांगों में हमने देखा हथियार रखने की परमिशन, जो गुप्तचर डिपार्टमेंट है उसे बंद करने की परमिशन, साथ ही राजनीतिक कैदी जो थे उन्हें रिहा किया जाए, नमक कर शराबबंदी जैसे जो भी व्यवस्था है इसे लागू किया जाए। तो इसलिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी स्टार्टिंग की जाती है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे तो हम इसके कारण देखेंगे, इस दौरान कौन कौन सी मेजर घटनाएं हमें देखेंगे, कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, जैसे कि नमक यात्राएं निकाली जाती थी। क्योंकि गांधी जी ने 11 मांगों में ये भी रखा गया था कि नमक कर समाप्त किया जाए, लेकिन जब नहीं मानी उनकी मांग तो उनके द्वारा नमक यात्राएं हैं उनका आयोजन किया जाता है, जिसमें उनका सपोर्ट करने वाले राजगोपालाचारी के कल्पन माधवन है उन्होंने भी सपोर्ट किया था। साथ ही इस टाइम पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हमारा चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसी दौरान चौकीदारी करों का विरोध किया गया। कहीं पर वन सत्याग्रह है, धरासना सत्याग्रह है। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर एक मेजर घटना आती है 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य दांडी मार्च। गांधी जी है उनके द्वारा दांडी मार्च है, ये इनका आयोजन किया गया था 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य। फिर आपको मेजर रूप से देखने मिलेगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च से 1931 को देखने मिलता है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर था। तो फिर बाद में अंग्रेज़ों को अपनी थोड़ी जो भी पॉलिसी थी उसमें चेंज करना पड़ा और गांधी जी को उन्होंने वार्ता के लिए आमंत्रित किया। 5 मार्च 1931 को हमें गांधी इरविन समझौता देखने को मिलता है कि गांधी जी आप अपना मूवमेंट है जो आंदोलन चल रहा है इसे समाप्त करो। कांग्रेस है इस टाइम पर गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उसमें भाग ले। जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930, 1931 और 1932। तो कांग्रेस है वो उन्होंने 1931 में, और कांग्रेस की तरफ से भी हमारी तरफ से गए थे ओनली गांधी जी। तो कांग्रेस है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। आपके जो राजनीतिक कैदी वाली जो डिमांड है उसको हम मांग रहे हैं, आप मान रहे हैं, उनको हम रिहा कर देंगे। आपकी जो भी जब्त संपत्तियां हैं उनको हम वापस रिटर्न कर देंगे। और जो भी नमक की आपकी जो मेजर डिमांड है, आपने जिस नमक के लिए आपने दांडी मार्च की भी घटना की है, दांडी मार्च का आयोजन किया है, सॉरी घटना नहीं, 12 मार्च से 6 अप्रैल की। तो आपके जो समुद्र तट के लोग हैं वो नमक का निर्माण है वो कर सकते हैं। इसी बात में आपको कालांतर में देखने को मिलेगा पूना पैक्ट या सांप्रदायिक पंचायत। 16 अगस्त 1932 को ये घटना आपको देखने को मिलेगी पूना पैक्ट के रूप में। इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन दिए जाने की वजह से गांधी जी है वो अनशन पर बैठ गए थे। तो गांधी और जो अम्बेडकर है उनके मध्य पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक पंचायत जब अंग्रेज लेकर आए थे 16 अगस्त को सांप्रदायिक पंचायत आता है। इसके विरुद्ध में हमारे जो अम्बेडकर और गांधी जी हैं उनके मध्य पूना पैक्ट होता है। सांप्रदायिक पंचायत में तो उन्होंने जो अपनी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाते हुए दलितों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। फिर कालांतर में 26 सितंबर है इस दिन पूना पैक्ट होता है और गांधी और अम्बेडकर है इनके मध्य समझौता होता है। बाद में गांधी जी का ध्यान है वो हरिजन समाज की तरफ भी बढ़ा। भारतीय जो हरिजन समाज है संघ है उनकी स्थापना भी गांधी जी द्वारा की जाती है और हरिजन उत्थान के प्रयास है वो गांधी द्वारा किए जाते हैं। फिर 1937 में आपको प्रांतीय चुनाव देखने को मिलेंगे। अगस्त 1940 में आपको अगस्त प्रस्ताव देखने को मिलेगा। 8 अगस्त 1940 को हम अगस्त प्रस्ताव रीड करेंगे। उसमें हम डिटेल से देखेंगे कि किस प्रकार भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, डोमिनियन स्टेट देने की बात की जाती है। तो ये कुछ मेजर एग्रीमेंट है वो अंग्रेज़ों द्वारा रखे गए थे भारतीयों के सामने। फिर आपको एक मेजर घटना देखने मिलेगी व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह है इस आंदोलन का स्टार्टिंग होती है। इसी आंदोलन को कहा जाता है दिल्ली चलो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, बड़ा आंदोलन नहीं था। फिर आपको मेजर घटना एक देखने मिलेगी क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। क्रिप्स मिशन है ये 1942 में आया था और 1942 में आपको देखने मिलेगा भारत छोड़ो आंदोलन। लास्ट में आपको जो मेजर घटनाएं देखने मिलती है 1946 का कैबिनेट मिशन और 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे
3 जून 1947 को माउंटबेटन की द्वारा माउंटबेटन घोषणा की जाती है और भारत शासन अधिनियम 1947 का आता है और इसी के साथ हमारा इंडिया है ये इसको फ्रीडम मिल जाती है। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का निर्माण होता है। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भी 26 जनवरी 1950 की डेट है वो लिखी हुई मिलती है। तो इस प्रकार हम पूरी हिस्ट्री है इसके ओवरव्यू से हम हिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं और फिर हम इसके कल से हम थोड़े जो मेजर पॉइंट है जिसमें मेजर घटनाएं हैं उनके संदर्भ में कीवर्ड देखेंगे। फिर हम धीरे धीरे इसको जो अलग अलग रेफरेंस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे कि आपके अलग अलग बुक्स में कौन कौन से मेजर की पॉइंट है और किस प्रकार से किस मोमेंट है उसके संदर्भ में डिटेल से जानकारी है वो बताई गई है। तो उसको हम बाद में कवर करेंगे डिटेल से। और ये जो रिवाइज है ये आपके हर वीडियो लेक्चर में होंगे तो आपको याद करने में थोड़ा ईजी हो जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए हिस्ट्री के ओवरव्यू के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।